तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांति की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज भारतीय महिला टीम ने एशिया कप जीत लिया हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हमारी मेंस टीम के साथ साथ अब वुमेन्स टीम भी बहुत ताकतवर और मजबूत हो चुकी है। हाल के वक्त के अगर परफॉर्मेंस को देखें आप तो मिताली राज पहले ही संन्यास ले चुकी हैं, एक लंबा वक्त तक क्रिकेट खेला। फिर झूलन गोस्वामी तेज़ बॉलर, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। लेकिन अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम अच्छा कर रही है और बहुत बहुत बधाई पूरी भारतीय महिला टीम को। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। वैसे कहानी सुनाऊं उससे पहले कई लोगों ने एक मेल लिखा था। पाकिस्तान से खबर आई, वो ये कि एक अस्पताल के छत पर करीब 500 लाशें पड़ी हुई थी। 500 उसके लेके हंगामा हो गया कि ये क्या मामला है। वहाँ के मुख्यमंत्री के एडवाइज़र बाकी लोग पहुँचे, असल में गए थे वो इंस्पेक्शन के लिए और पहुँच गए गलती से छत पर। तो देखा वहाँ तमाम सड़ी सूखी ऐसी लाशें, हड्डियाँ, कंकाल पड़ी हुई। उसके बाद गिनती की गई तो करीब करीब वो 500 के आसपास बैठी। तो अब क्या ये मास मर्डर है, क्या मामला था? लेकिन जब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि ये सारी जो लाशें थी ये वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए रखी गई थी। लोग लाशों के साथ रिसर्च करते हैं उसके लिए। तो उन्होंने बाकी कई लाशों के अंग गायब थे, जैसे दिल, किडनी, ये सारी चीज़ें। तो पता चला कि वो सब पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की गई। और बाकी जो लाश है अब वो छत पे पड़ी हुई थी, वो बाकी का जो पार्ट है, चाहे वो हड्डियां हो, खोपड़ी हो, वो भी अब स्टडी के लिए यूज़ होना था, इसलिए छत पे रखा हुआ था। हालांकि इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है, रिपोर्ट आएगी तो। और वहाँ की सरकार ने कहा है कि इन सभी लोगों को जो पड़ी हुई इन सबको दफनाया जाए, इनकी तदफीन की जाए। तो कुल मिला के यही है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। ये शायद मेडिकल स्टूडेंट्स की, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इनके स्टडी के काम में आता था। दुनिया के तमाम देशों में ये चीज़ें होती हैं, लावारिस लाश और बाकी जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स के लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये मामला था। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात 1998 की है। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी थी और उस लेडी को एक अजीब सी चीज़ का एहसास हो रहा था। इस लेडी को यह था कि वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन। तो उनके क्लिनिक में जितने भी लोगों का इलाज होता उसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं की मौत हो रही थी। उन्होंने कुछ डेटा निकाला, ये 1998 की बात है, बल्कि हाँ मार्च 1998। कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ये भी हुआ कि शायद बीमार हो, क्योंकि ज़्यादातर एजेड लेडी थी। लेकिन फिर उन्हें एक चीज़ और नज़र आई। उन्होंने कहा कि क्रेमेशन के लिए बहुत सारे फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन डॉक्टर साहब की क्लिनिक है वो डॉक्टर साहब बहुत सारे क्रेमेशन फॉर्म भी ले गए अपना साइन करने के लिए वो। तो उसने कहा कि एक डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट या मरीज़ आता है तो एडवांस में क्रिमिनेशन और इन सारी चीज़ों के फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसे शक हुआ। उसने अपने दोस्त से बताया, दोस्त ने पुलिस को बताया। पुलिस ने भी कहा कि चलो जाँच करते हैं। पुलिस ने जाँच की, लेकिन कोई सबूत ऐसा मिला नहीं डॉक्टर के खिलाफ। इस दौरान में एक टैक्सी ड्राइवर भी मिला। टैक्सी ड्राइवर ने भी कहा, जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही, कि उसने इस क्लिनिक में करीब 21 महिलाओं को, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, 60 से लेकर 80 के दरमियान, क्लिनिक पे छोड़ा। और जब मैंने छोड़ा तो वो ठीक ठाक थी, अपने पैरों पर चलकर अंदर गई। लेकिन उनमें से एक भी जिंदा बाहर नहीं आई। सभी की मौत की खबर बाद में आई। तो टैक्सी ड्राइवर भी हैरान था कि ऐसा क्यों है, ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो सके, और वो तमाम लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने उस पर भी जांच की, लेकिन कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। मार्च से अब अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद पुलिस भी, अब उसने कहा कि ये सब बकवास है, शक है, डॉक्टर साहब अच्छे इंसान हैं। तो जांच वांच बंद हो गई थी। 24 जून 1998, 24 जून 1998, एक एक्स मेयर थी वहां की, कैथलीन ग्रुंडी, करीब उम्र 81 साल। खबर आई कि कैथलीन की मौत हो गई उन्हीं के घर पर। अब एक्स मेयर थी, अमीर थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है कि कोई फॉल प्ले तो नहीं है, कोई इनके साथ कहीं मौत नेचुरल है या कुछ और है। तो पुलिस की टीम घर पहुंची, पूछताछ हुई तो पता चला जो आखिरी शख्स था जो कैथलीन से मिला था वो यही डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन थे, और वो उनका इलाज कर रहे थे और वही आखिरी बार मिले थे। अब यहाँ पे भी पुलिस को लगा कि चलो, वो बीमार थी, 81 ईयर ओल्ड थी, बुजुर्ग थी, और एक डॉक्टर के नाते वो उनका इलाज कर रहे थे, पहले भी आए थे।
उसके बाद इत्तेफाक से वो दिन आखिरी बार देख कर गए, उसके बाद डेथ हो गई। तो इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश तो है नहीं। पुलिस लौट गई। लेकिन जब पुलिस लौटी उसके अगले ही दिन पुलिस के पास कैथलीन की बेटी पहुंच जाती है और बेटी जाकर उनसे कहती है कि आप मेरी मदर की डेथ की जांच कीजिए। अच्छा, इस दौरान में ये हुआ कि उसकी मां की लाश दफना दी गई। अब दफना दी गई इधर लाश, अंतिम संस्कार हो चुका, क्रेमेशन हो चुका। अब इसी दौरान में कैथलीन की बेटी को उनका लॉयर ये बताता है कि आपकी मां ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी है और उस वसीयत में उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है उनमें से करीब करीब इंडियन करेंसी में 3.5 करोड़ रुपए की वसीयत डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन के नाम पर उन्होंने कर दी है। मतलब एक बड़ा हिस्सा उन्होंने डॉक्टर के नाम पे अपनी वसीयत में डाला है। अब बेटी को लगा कि ये कैसे, मेरी माँ एक डॉक्टर जिसको वो ज़माने से भी नहीं जानती, अभी हाल में कुछ दिन ही हुए, 10-15 दिन जब वो बीमार पड़े, उनसे इलाज चल रहा था, तो इन 10-15 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि मेरी माँ ने उस डॉक्टर के नाम पे इतनी बड़ी रकम की वसीयत कर दी। तो कैथरीन की बेटी को कुछ डाउट हुआ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसने कहा कि मुझे डाउट है, पर यह भी डाउट है कि शायद ये वसीयत फेक है। अब पुलिस के पास 2 चीज़ें थी, एक माँ की मौत को लेके एक बेटी शक जता रही है और दूसरा एक वसीयत फेक है और तीसरा वही डॉक्टर रेडार पे है जिसको लेके पहले भी शिकायत हुई थी। अब पुलिस को लगा कि ये बात पुख्ता है तो चलो इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले तो पुलिस ने कैथलीन की लाश कब्र से बाहर निकाली और इसके बाद उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। जांच हुई, मौत की वजह सामने आई। उसमें लिखा था कि मौत की वजह अफीम का एक्सेस डोज था। अफीम दी गई थी कैथलीन को और उस अफीम की वजह से उनकी मौत हुई। अब यहाँ पूछा गया कैथलीन की बेटी से कि क्या आपकी माँ ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग लेती थी? वो हैरान, उसने कहा मेरी माँ ने तो कभी ऐसा नहीं लिया। अब पुलिस को ये लगा कि ये कैसे अफीम, फिर उसमें कुछ चीज़ें आई जो पता चला कि शायद ये सिरिंज के थ्रू दिया गया, इंजेक्शन के ज़रिए। अब इंजेक्शन के ज़रिए कोई डॉक्टर दे सकता है। अब दूसरी शिकायत ये थी कि जो वसीयत है वो फेक है। पुलिस ने अब उस वसीयत की जांच की, तो जब जांच की तो पता चला कि जो वसीयत है वो सच में फेक है और उस वसीयत को बनाया ही डॉक्टर शिपमैन ने। अब कुछ कंप्यूटर और बाकी चीज़ों के ज़रिए कुछ सुराग मिले पुलिस के पास, जिससे कंफर्म हो गया कि ये वसीयत कहाँ से जनरेट हुआ है, तो पुख्ता सबूत था। इन्हीं सब चीज़ों के बाद पुलिस ने आखिरकार 7 सितंबर 1998, 7 सितंबर 1998 को, यानी कि कैथलीन की मौत के बाद करीब 4 महीने के बाद डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इल्ज़ाम कैथलीन की जान लेना और फेक वसीयत बनाना। अब यहाँ तक पुलिस को यह था कि चलो एक कत्ल का मामला है, एक डॉक्टर ने कत्ल किया है और हो सकता है उसने ये कत्ल इसलिए किया कि ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके, क्योंकि वसीयत इसका सबूत है करीब 3.5 करोड़ रुपए का। तो इस लालच में डॉक्टर साहब ने अपनी एक पेशेंट को मार डाला, ड्रग्स का ओवरडोज देकर इंजेक्शन के थ्रू। मामला छोटा सा था, लेकिन अब जब पुलिस ने केस में, चूंकि इतनी सारी चीज़ें थी और कोर्ट में एक पुख्ता मुकदमा खड़ा करना है, तो अब डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन के बारे में पूरी कुंडली खंगालनी शुरू की। जब कुंडली खंगालनी शुरू की गई तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जो ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले किसी ने सुनी भी नहीं और न कभी सुनाई गई और न कभी कोई ऐसा डॉक्टर वहाँ पैदा हुआ। पता चला कि 1946 में नॉटिंघम में पैदा हुए डॉक्टर शिपमैन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो 11 साल की उम्र का था तभी उसकी माँ की कैंसर से डेथ हो गई। कैंसर के उस इलाज के लिए उस वक्त वहाँ पे कुछ ड्रग्स थे जिसमें अफीम का भी इस्तेमाल होता था। दुनिया के कई देशों में अफीम पे पाबंदी है, लेकिन ब्रिटेन वो देश है जहाँ पर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उसे याद थी, माँ की कैंसर की मौत ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने माँ को मरते हुए देखा, उसने ये तय किया कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा लेकिन लोगों को बचाने के लिए नहीं बनूंगा, मैं लोगों को मारने के लिए बनूंगा। और फिर इसके बाद इसने
पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन किया, फिर डॉक्टरी की। डॉक्टरी करने के बाद 1970 में 1970 में इसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब प्रैक्टिस शुरू करने के बाद धीरे धीरे ये ठीक ठाक लोगों का इलाज करने लगा। और एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता ऐसे ही होता है कि लोग भरोसा करते हैं, भगवान मानते हैं। तो डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन भी धीरे धीरे अब इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसे ये पता था कि अगर वो लोगों को मारेगा तो 1, 2, 3, 4 के बाद उसका राज खुल जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा, फिर उसका सारा भेद खुल जाएगा और वो जेल चला जाएगा। तभी उसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि मैं सिर्फ औरतों को मारूंगा, और वे भी वो जो उम्र दराज हो, ताकि किसी को शक न हो, ऐसा लगे कि उम्र की वजह से उनकी मौत हुई है। अब उसके बाद उसके यहाँ जितनी भी औरतें आती, खासतौर पर जो 50+ होती, बिल्कुल ठीक ठाक, एक तो उनसे वो उनका भरोसा जीतता, बहुत प्यार से बात करता, और फिर धीरे धीरे मौका मिलते ही वो उनको अफीम का इंजेक्शन देना शुरू कर देता। उसे पता था कि ये मौत में पता नहीं चलेगी कि इसकी वजह से डेथ हुई है, तो वो बच जाएगा। और धीरे धीरे मौत होने लगी। लेकिन शक ना हो, इसने एक और तरीका अपनाया कि जिस पेशेंट की इसके हाथों जिसका ये कत्ल करता और मौत होती, उसके बाद ये बाकायदा उनकी फ्यूनरल में, उनके अंतिम संस्कार में कब्रिस्तान तक जाता और शामिल होता उस प्रेयर में, उस आखिरी रस्म में। और इस तरीके से एक एक कर इसकी पेशेंट मरने लगी। 1970 से लेके 1998 तक करीब 28 सालों में इसने धीरे धीरे करके इसी तरीके से लोगों को मारना शुरू किया। और अपने हर पेशेंट को मारने के बाद जब अंतिम संस्कार होता, ये बाकायदा वहाँ पहुँचता, प्रेयर में शामिल होता, और लोग कहते हैं कि देखो ये डॉक्टर कितना अच्छा है, जिसका सिर्फ अपने पेशेंट्स के साथ तब तक उस पेशेंट के साथ रिश्ता अस्पताल तक नहीं है, क्लिनिक तक नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल बाउंडेशन, पर्सनल वो है कि डॉक्टर अपने पेशेंट की मौत के बाद उसके अंतिम सफ़र में, अंतिम संस्कार में, फ्यूनरल में भी हिस्सा ले रहा है। तो इससे डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की एक इमेज भी बनती गई। और इसके बाद ये हुआ कि 1-2 उन्होंने तो चैनल में इंटरव्यू भी दिया, और बाकायदा फिर डॉक्टर हैरोल्ड से उस वक्त मेंटल बैलेंस और उसको लेकर लोग इंटरव्यू करते, बातें करते और एक अच्छा डॉक्टर मानते। और ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर शिपमैन अपनी डॉक्टरी की आड़ में असल में कर क्या रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब तफ्तीश में सामने आई उस एक कत्ल के बाद, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब गिनती जब शुरू हुई और वो सारे जो निकले, अच्छा गिनती का भी कमाल ये था कि जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें हर पेशेंट की मौत के बाद कब्रिस्तान जाना इस डॉक्टर के लिए ज़रूरी था। तो बहुत सारे पेशेंट आए, कुछ क्लिनिक से सारे रिकॉर्ड निकले महिलाओं की। इसके बाद अलग अलग जो फ्यूनरल जो हुए वहां पे रिकॉर्ड निकाले गए। तो इन दोनों रिकॉर्ड को जब टैली किया गया तो ये गिनती पहुंची 250। तो पुलिस ने माना कि ये 250 औरतों का कत्ल कर चुका, और इसमें ज़्यादातर वही 50+ और 80-81 तक, जो सबसे यंगेस्ट उनमें 41 ईयर था एक केस, बाकी सब 50, 60, 17, 80। तो पुलिस ने इन दोनों डेटा से फ्यूनरल और अस्पताल के रिकॉर्ड से निकाला, और फिर उन तमाम लोगों की, जो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो 28 साल हो चुके थे, लेकिन आखिरी की जो 15 शिकार थी डॉक्टर की, 15 महिलाएं, फिर उनकी लाशें भी खोदी गई और निकाला गया। फिर उनका भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ और उनकी मौत की वजह भी फिर वही अफीम निकली। तो ये क्लियर हो गया कि डॉक्टर का ये मोडस ऑपरेंडी था। अब पुलिस ने तो बनाया केस कि 250 रिकॉर्ड पे हैं जिनकी मौत हुई इस क्लिनिक में, और उस वक्त तक ब्रिटेन में किसी एक डॉक्टर के हाथों इतनी बड़ी तादाद में मौत और एक डॉक्टर के इतनी बड़ी तादाद में किसी फ्यूनरल में शामिल होना, दोनों ही अनोखा था, नहीं था। तो पुलिस भी हैरान, पुलिस की नज़र में वो 250 औरतों के कातिल थे। लेकिन 15 और जो निकाले इसके बाद, अब फिर बहुत सारे फैमिली ने कहा कि अब जो होना था हो गया, किस्मत पे उन्होंने मान लिया कि अब हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, तो बाकी लाशें निकाली नहीं गई। और दूसरा, फिर पुलिस को भी लगा कि इस डॉक्टर को कानूनन घेरने के लिए इतने सबूत काफ़ी हैं, तो अब कहाँ कितनी खुदाई, कितनी लाशें निकाली जाए। तो आखिरकार पुलिस ने
अदालत के सामने रखा तो 250 औरतों के कत्ल की पूरी कहानी की बात, लेकिन चार्जेस 15 औरतों के कत्ल के लिए लगे। 15 औरतों के कत्ल के लिए चार्ज लगा और इसके बाद अदालत ने डॉक्टर हैरोल्ड को सजा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, पूरी जिंदगी जेल में। इस दौरान में कोई पेरोल नहीं, कोई रहम नहीं। पहले मैनचेस्टर की जेल में रखा गया, फिर वहां से फ्रैंकलैंड की जेल में रखा गया और फिर वैकफील्ड प्रिजन में रखा गया, वेस्ट यॉर्कशायर में। लेकिन जेल जाने के बाद ये सारा मुकदमा 2001-2 में हो गया था कंप्लीट। 2004 और ये तारीख थी उसके बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले की। 2004 जनवरी का महीना था, 58th बर्थडे था उसका नेक्स्ट डे। उससे एक दिन पहले उसने जेल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और कहते हैं कि खुदकुशी करने से एक दिन पहले उसने एक जेल स्टाफ से कहा था, 13 जनवरी 2004 को उसने खुदकुशी की थी सुबह 6:20 पर जेल के अंदर फांसी लगाकर। और फांसी लगाने से एक रात पहले उसने एक जेल स्टाफ को कहा था कि वो मरने की सोच रहा है, क्योंकि मरने के बाद हो सकता है उसकी वाइफ को जो है कंपनसेशन मिले एक विडो के तौर पर, जो वहाँ के रूल और रेगुलेशन है, तो उससे उसका जो है घर परिवार चल जाएगा, कम से कम मेरी मौत से उसको इतना फ़ायदा होगा। और इसी के बाद उसने 13 जनवरी 2004 को खुदकुशी कर ली। ब्रिटेन के इतिहास में किसी भी डॉक्टर के हाथों अपने ही पेशेंट के कत्ल का या जान लेने का ये इकलौता मामला है। इसके पहले और इसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। एक डॉक्टर के ऊपर और एक पेशेंट के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन वहाँ पे था कि कुछ पर्सनल रंजिश और दुश्मनी थी, वरना डॉक्टरी की पढ़ाई और डॉक्टर बनना सिर्फ इसलिए कि अपने ही मरीज़ों की जान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरी, वो उसके दिल में बैठा और फिर उसने कहा कि मैं ऐसी तमाम औरतों को मारूंगा। और उसने एक एक का 250 औरतों को, अगर ब्रिटिश पुलिस के हिसाब से चले हम, जो ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि जो रिकॉर्ड्स दस्तावेज हैं उसमें 250 औरतों की पूरी कहानी है, लेकिन सबूत 15 के थे। क्या पता अगर बाकी की कब्रें की खुदाई की जाती तो ये गिनती और बढ़ जाती रिकॉर्ड पर। तो रिकॉर्ड पर 15 औरतों के कत्ल के लिए सज़ा हुई, लेकिन 250 तक की लिस्ट पहुंचती है। लेकिन इसने अपनी पूरी सज़ा नहीं काटी। जेल जाने के करीब 6 साल के अंदर अंदर इसने जेल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। तो ये थी कहानी ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे खूंखार सीरियल किलर डॉक्टर की, डॉक्टर हैरोल्ड सिम्पसन। तो कहानी का सिलसिला यहीं पे ख़त्म, लेकिन अपना सिलसिला आके आज लक्ष्मी चापागाई, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी। और ये केदार चापागाई जी की पत्नी हैं और ये नेपाल से हैं, लेकिन फिलहाल साउथ कोरिया में। दीपक नरवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक, गोहाना से। साथ ही रियाजुल हक, इनका भी आज जन्मदिन है, ये असम से हैं, तो हैप्पी बर्थडे रियाजुल हक। आस्था का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आस्था, और रौनक राय ने भेजा है। सुनील अशोक आगले, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुनील भाई, ये आर्मी में है। और इनके दोस्त दीपक गरवारे ने भेजा है। किशन पटेल दिशा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे किशन साहब। और भवानी सिंह ने भेजा है। सरोज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सरोज। और कुलदीप परिहार जी ने भेजा, उनकी बहन है ये। मुकेश यादव का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुकेश साहब, और ये कुवैत से हैं। इसके अलावा दिव्यांशी राठौर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यांशी। और ये किशन सिंह राठौर की बेटियां हैं। डॉक्टर जानवी मकवाना का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर जानवी जी। और ये रवि कुमार मकवाना की बेटी हैं। साथ ही शकील खान ने कहानी की फरमाइश की है, मणि रमन ने कहानी की फरमाइश की है। साई एंड शौर्या, सॉरी मैं विश करने में आप दोनों का नाम भूल गया था, लेकिन थैंक यू सो मच, और सॉरी भी। रतन विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा डोंडा मोरांग 500 जो पाकिस्तान में लाशें मिली थी, उन्होंने इस पे भी कहा था, तो मैंने आपको शुरू में बताया। सुदीप बोदार ने कहानी की फरमाइश की है, बल्कि संदीप बोदार। साथ ही शकील अंसारी, थैंक यू सो मच। सतवीर ढिल्लो। इसके अलावा हाँ, कल मैंने कहानी में एक जगह वो कहा था, जब जो कहानी सुना था उसमें ब्लैक जो इटली में था, तो उसके लिए मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल किया था। और थैंक यू सो मच सतवीर भाई इस तरफ ध्यान देने के लिए, तो सॉरी उसके लिए। हमारे यहाँ उसको श्वेत और अश्वेत कहकर बुलाया जाता है,
तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए जिससे किसी की दिल को ठेस पहुंचे। तो इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए थैंक यू फिर अगेन सतवीर ढिल्लो भाई। साथी मुजम्मिल रजा, इसके अलावा राज वैष्णव, साथी अजीम अब्बास, मयूर ठोले, अंकित चौहान, थैंक यू सो मच। जवाहर चौबे, और कहते हैं हॉरर स्टोरी सुनाइए कुछ। क्राइम की हर स्टोरी अपने आप में जवाहर साहब कम से हॉरर ही टाइप की होती है। इसके अलावा विशाल पाल एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। कल सैटरडे है और परसों मंडे, बल्कि कल संडे है, सॉरी। तो सब कुछ ठीक रहा तो छुट्टी, मंडे को मुलाकात होगी। और नेक्स्ट वीक T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हो रही है। और नेक्स्ट संडे जो कल के बाद है, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच, और उसके अगले ही दिन मंडे को दिवाली है। तो 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला और 24 को दिवाली। तो उम्मीद यही है कि दिवाली धमाका हो, संडे को हम मैच जीतें और उसके बाद वर्ल्ड कप T20 का पूरा मज़ा लें। तो एक बड़ा मुकाबला है, नवंबर तक चलेगा। अगले 1-2 महीने बड़े अच्छे होने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा तो नवंबर में फिर फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला, और वो इस बार कतर में है। तो स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मौसम भी अब ठीक हो रहा है तो मैच देखने में भी मज़ा आएगा। तो आज कहानी में इतना ही। मुलाकात होगी अब आपसे मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।